दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो सही उत्तर है नाइट्रोजन। दोस्तों आप जानते हैं वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है। इसमें नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95 या लगभग 21% है। शेष लगभग 1% भाग में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनान आदि गैसें शामिल होती हैं। भारी गैसें वायुमंडल के निचले भाग में और हल्की गैसें ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, ट्रोपोस्फियर या थर्मोस्फियर। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। दोस्तों वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर होती है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है और सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी मंडल में घटित होती हैं। अब आइए देखते हैं आर्द्रता से संबंधित प्रश्नों को। देखिए प्रश्न है कि ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा यानी ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम अपक्व होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है या उमस वाला होता है। तो सही उत्तर है ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा का अनुभव तब होता है जब मौसम उमस वाला होता है। दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी की संज्ञा दी जाती है। ग्रीष्मकाल में इसकी मात्रा अधिक होती है, फलस्वरूप मौसम उमस भरा रहता है। इसका कारण ये है कि जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है जो दीर्घ पार्थिव ऊष्मा को अवशोषित करके उमस को बढ़ा देता है और इसमें ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से गर्म जलधारा है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है फॉकलैंड, ब्राज़ील, लेब्राडोर या कनारी। तो याद कर लीजिएगा, ब्राज़ील धारा यानी ऑप्शन बी आपका गर्म धारा है। दोस्तों ब्राज़ील धारा एक गर्म धारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ब्राज़ील तट पर प्रवाहित होती है। फॉकलैंड धारा, लेब्राडोर और कनारी ये ठंडी जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉन एक स्थानीय पवन है कहाँ की? आपको बताना है। फॉन एक स्थानीय पवन है चीन, कोरिया, जापान या स्विट्जरलैंड की। तो सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि फॉन कहाँ पर चलती है। तो फॉन स्थानीय पवन है। ये आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढाल के ऊपर चढ़कर उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए घास के मैदान और देश का मिलान करना है। तो पंपाज ये अर्जेंटीना में पाई जाने वाली घास है, पुष्टाज हंगरी में, वेल्ड जो है ये वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाते हैं ये घास के मैदान। तो 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पंपाज अर्जेंटीना में, पुष्टाज हंगरी में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें आपको बताना है कि कथन और कारण के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। कथन है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, बिल्कुल सही। कारण है कि पंपास की उपजाऊ भूमि और शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत सही है।
तो बिल्कुल सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ भूमि तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इस कारण ये क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ की प्रमुख फसल है। साथ ही पशुपालन के लिए पंपास क्षेत्र में अच्छी घास उपलब्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्षेत्र में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? ऑप्शन है चीन, भारत, इंडोनेशिया और जापान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जापान यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, विश्व बैंक के 2020 के आंकड़ों के अनुसार जापान में जो वनाच्छादन है 68.4%, इंडोनेशिया में 49.1%, भारत में 24.3% और चीन में 23.3% जो है वनाच्छादित भाग है। तो सही उत्तर इन विकल्पों में जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो मानसूनी वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन और साखू। विषुवत रेखी वन में दोस्तों महोगनी और रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनों में आलू बुखारा और जैतून, और कोड़धारी वनों में चीड़ और फर पाए जाते हैं। तो 3, 4, 1 और 2 यहाँ पर आप देखिए विकल्प 3, 4, 1 और 2। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे मानसूनी वनों में प्रमुख वृक्षों में सागौन और साखू हैं। विषुवत रेखी वनों में महोगनी और रोजवुड, भूमध्य सागरीय वनों में आलू बुखारा और जैतून तथा कोड़धारी वनों में चीड़ और फर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? सागौन, ओक, चेस्टनट या जैतून? तो सही उत्तर है सागौन। दोस्तों, आप देख लीजिए कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम तथा शीशम प्रमुख हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जबकि अंजीर, ओक, चेस्टनट, जैतून, अंगूर और संतरा जैसे नींबू वंश के वृक्ष मुख्यतः भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। कांगो, इथोपिया, गैबन या जायरे। आपको बताना है कि कौन सा देश है जो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये है इथोपिया, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए इथोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं है। कांगो गणराज्य, गैबन और जायरे ये जो है दोस्तों भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है आपके लॉस एंजलस, रोम, केप टाउन या न्यूयॉर्क। तो सही उत्तर है न्यूयॉर्क। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, विषुवतीय जो जलवायु है कांगो में, भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया में, और इसके अलावा मानसूनी जलवायु बांग्लादेश में, और सवाना तुल्य जलवायु ये सूडान में पाई जाती है। 4, 1, 2, 3 विकल्प देखते हैं। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित देश है। यहाँ से विषुवत रेखा गुजरने के कारण जलवायु विषुवत रेखी है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में है। यह भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में से एक है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है, जो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। और उत्तर पूर्व अफ्रीका में सूडान जो है ये सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो आप जान लीजिए मौसिन राम। दोस्तों, दुनिया का आर्द्रतम स्थान भारत का मौसिन राम मेघालय है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो ये भी सही है।
यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोस्तों, विषुवत-रेखीय प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान उच्च तापमान बना रहता है और वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु मनुष्यों के लिए कष्टकारी होती है, जबकि पेड़ पौधों के अनुकूल होती है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं और दिन भर उमस बनी रहती है, जिससे बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किर्गिज मध्य एशिया बिल्कुल सही है। मसाई पश्चिम अफ्रीका सही नहीं है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका सही है। और एस्किमो ग्रीनलैंड ये भी आपका सही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आप जान लीजिए कि मसाई पश्चिम अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है। दोस्तों, आप जान लीजिए मसाई जनजाति अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं और ये घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, फुलानी पश्चिम अफ्रीका सही है। बंतू सहारा सही नहीं है। मसाई पूर्वी अफ्रीका सही है। नूबा सूडान। तो सही क्यों नहीं है? आप जान लीजिए, बंतू पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं बंतू, न कि सहारा में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जनजातियां और अधिवासी क्षेत्र फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में, बंतू पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में और नूबा सूडान में रहने वाली जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रमुख है? अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड या आइसलैंड? तो सही उत्तर है स्कैंडिनेविया। दोस्तों, सामी जनजातियां या लैप्स जनजाति प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। अगला प्रश्न आर्थिक भूगोल से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन, भारत, रूस या यूएसए? तो सही उत्तर है चीन। दोस्तों, देखिए कि खाद्य और कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं और चावल का शीर्षस्थ उत्पादक देश चीन है। गेहूं के 3 उत्पादकों में चीन, भारत और रूस हैं। चावल में भी चीन, भारत हैं पहले दूसरे पे, तीसरे पर चावल में बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जापान, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया। तो इसमें जो आयोग ने जो उत्तर दिया था उसमें म्यांमार दिया था, ऑप्शन सी। लेकिन आप देखिए कि FAO के 2020 के आंकड़ों के अनुसार चावल की मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टि से शीर्ष निर्यातक देश भारत, थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए जापान के कुल निर्यात जो है ये चावल की कुल निर्यात में हिस्सेदारी, निर्यात तो बहुत अधिक है लेकिन 0.60% है। म्यांमार 11.79%, थाईलैंड 14.09% और इंडोनेशिया 0.00% है। तो एक तरह से देख सकते हैं आप कि शीर्ष निर्यातक देश तो भारत, थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान है और इसमें आप देख लीजिए म्यांमार कुल निर्यात हिस्सेदारी में इसका हिस्सा सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके ब्राजील, भारत, मलेशिया या थाईलैंड? तो सही उत्तर है थाईलैंड। दोस्तों, आप जान लीजिए कि जब ये प्रश्न पूछा गया था 2001 में तो थाईलैंड था और इस समय अगर वर्तमान में आप देखिए तो वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार थाईलैंड जो है शीर्ष उत्पादक राष्ट्र है। उसके बाद इंडोनेशिया, फिर वियतनाम का जो है स्थान आता है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में फसलें और सूची 2 में क्षेत्र का मिलान आपको करना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रबर, तो रबर जो है ये मुख्य रूप से मलेशिया की फसल है।
कहवा कोलंबिया, जैतून इटली और गन्ना मॉरिशस। तो 4, 3, 2 और 1, यहाँ पर 4, 3, 2 और 1 मिलान करते हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, रबर मलेशिया की, कहवा कोलंबिया की, जैतून इटली और गन्ना मॉरिशस की प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न है, एक फसली कृषि विशेषता है किसकी? व्यापारिक अन्य कृषि, चलवासी, आत्मनिर्भरता मूलक या जैविक कृषि। तो सही उत्तर है, एक फसली जो कृषि है ये व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता है। और व्यापारिक अन्न प्रधान कृषि वाले क्षेत्रों में एक फसली कृषि विशेष रूप से की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो याद रखिएगा, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? गेहूं, धान, चना या सरसों। तो सही उत्तर है धान। दोस्तों, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, जबकि गेहूं, मक्का, सरसों, आलू, कपास तथा अन्य सब्जी वाली फसलों के लिए एजिएटोबैक्टर का उपयोग किया जाता है और एजोस्पिरिलम का उपयोग सोरघम, मिलेट, गन्ना, मक्का आदि फसलों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? थीन, कैफीन, टेनिन या मार्फिन। तो सही उत्तर है मार्फिन। दोस्तों, चाय का प्रयोग सबसे पहले चीन में एक चिकित्सकीय पेय के रूप में हुआ। चाय में थेनिन, कैफीन, पॉलीफेनॉल, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोलाइनिन आदि तत्व पाए जाते हैं, जबकि मार्फिन इसमें नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? कोलंबिया, ब्राजील, चीन या भारत। तो सही उत्तर है ब्राज़ील। दोस्तों, जब ये प्रश्न पूछा गया था तब और वर्तमान में दोनों में ही विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। और खाद्य और कृषि संगठन के 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील, दूसरे पर वियतनाम और तीसरे पर इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूंगफली मुख्य फसल है कहाँ की? आपको बताना है। जॉर्जिया, गैम्बिया, घाना या ग्वाटेमाला। तो सही उत्तर है गैम्बिया की मुख्य फसल है मूंगफली। दोस्तों, मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली की हिस्सेदारी अन्य फसलों से अधिक है। FAO के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार प्रश्नगत विकल्पों में घाना प्रमुख मूंगफली उत्पादक है और विश्व उत्पादन में चीन प्रथम, भारत द्वितीय और नाइजीरिया तृतीय स्थान पर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। और आप देखिए, इसमें पूछा गया है कि दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन में किस देश का प्रथम स्थान है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है दुग्ध उत्पादन में इन विकल्पों में भारत का प्रथम स्थान है। NDDB के अनुसार 2018 में विश्व के 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश भारत, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर चीन और पांचवें पर ब्राज़ील है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। RO परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।